नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू कर रहे हैं प्रकाश श्वसन और C4 चक्कर और केम चक्कर। इससे पहले अपन ने जो पिछला वीडियो था अपना उसमें पढ़ा था अपन ने डार्क रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, C3 साइकिल, C3 चक्कर क्या होता है। आज अपन शुरू कर रहे हैं C4 चक्कर और CM चक्कर। केम चक्कर को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश श्वसन। इस प्रकाश श्वसन के कारण ही क्या एक तो अपने C4 चक्कर और एक CM चक्कर का उत्पन्न हुआ है कि इनका क्या कारण है कि C4 चक्कर होता है और केम चक्कर होता है। इसके पीछे सबसे जो प्रमुख रीज़न है वो है प्रकाश श्वसन का होना, फोटो रेस्पायरेशन का होना। तो चलिए अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रकाश श्वसन से। प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पायरेशन। यदि आप इस वर्ड को देखते हो तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दो चीज़ें दिखाई देती है, एक तो है प्रकाश और एक है श्वसन। मीन्स श्वसन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में। इसको अपन आगे डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश श्वसन की। प्रकाश श्वसन कहाँ पे होता है? प्रकाश श्वसन 3 कोशिकांगों में होता है। एक तो होता है हरित लवक, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है परऑक्सीसोम। अर्थात प्रकाश श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो कि 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है। यदि अपने पूछा जाता है हरित लवक किसका मुख्य स्थल है, तो हरित लवक तो किसका हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण का। माइटोकॉन्ड्रिया किसका हो जाता है, श्वसन का। और जो प्रकाश श्वसन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो 3 कोशिकांगों में मिलके पूरी होती है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और परऑक्सीसोम में। जो प्रकाश श्वसन है, प्रकाश श्वसन जो टर्म है या जो वर्ड है, ये किसने दिया था? प्रकाश श्वसन जो वर्ड है, टर्म है, फोटो रेस्पायरेशन टर्म किसने दी थी? कोट कोव नामक वैज्ञानिक ने। पूछ लिया जाए फोटो रेस्पायरेशन टर्म या वर्ड किसने दिया, तो कोट कोव वैज्ञानिक ने दिया है। अब सब बात करते हैं अपन प्रकाश श्वसन होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी भागों में प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करना, CO2 विमुक्त करना व ऊर्जा उत्पादन नहीं करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश श्वसन। अर्थात प्रकाश संश्लेषी भाग कौन सा? अपने
जो पर्ण होती है, पत्ती होती है, लीप होती है, उस भाग में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन क्रिया करना, अर्थात श्वसन क्रिया होगी और उसके द्वारा क्या होगा, CO2 तो क्या होगी, मुक्त होगी, लेकिन उसके साथ में क्या होगी, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। जबकि अपने जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, CO2 मुक्त होती है और साथ में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। इस कारण ही क्या होता है, अपने प्रकाश श्वसन को एक विनाशकारी प्रक्रिया माना जाता है। प्रकाश श्वसन क्या है, एक विनाशकारी प्रक्रिया है। विनाशकारी या नष्टकारी, क्योंकि इसमें जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो अपने जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, अपने जो स्वांगीकरण शक्ति है या जो अपचायक शक्ति है, रिड्यूसिंग पावर है, उसका अपने रिड्यूसिंग पावर कौन सी थी, NADPH+H+, ये रिड्यूसिंग पावर है अपने, तो इसका उपयोग हो रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, इसमें उपयोग तो हो रहा है लेकिन अपने को ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। इस कारण क्या हो रही है, इसी को माना जाता है विनाशकारी या नष्टकारी प्रक्रिया माना जाता है, अर्थात एक हानिकारक प्रक्रिया है ये। इसकी बात करते हैं कि प्रकाश श्वसन होता कैसे है। प्रकाश श्वसन में क्या होता है, अपने जो ये है पर्ण की संरचना, पर्ण में अपने हरित लवक होता है, हरित लवक में क्या होती है, मेसोफिल सेल्स होती है। मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। इससे पहले मैंने बताया था कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है इसमें ड्यूल प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोहरी क्रिया करने वाला एंजाइम है। यहाँ सी का मीन्स तो क्या है, कार्बोक्सिलीकरण, ओ का क्या है, ऑक्सीजनेशन, अर्थात जो रूबिस्को एंजाइम है वो दो कार्य एक साथ करता है। एक तो कौन सा, कार्बोक्सिलीकरण का, मीन्स ये क्या करता है, CO2 को जोड़ता है। ऑक्सीजनेशन मीन्स किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। अब जब अपने सामान्य प्रक्रिया होती है तब तो क्या करता है, जो रूबिस्को एंजाइम है ये क्या करता है, CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है, इस कारण क्या करता है, जो अपना RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है, उसके साथ में किसको जोड़ता है, CO2 को जोड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तब क्या होता है, इस लीप में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तब क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होने के कारण इसकी प्रवृत्ति किसको फेवर करता है, RUBP के साथ जोड़ने में ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, वातावरण से क्या मिल रही है अपने को, ऑक्सीजन, RUBP, इसके साथ में किसको जोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद में ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है फास्फोग्लाइक अम्ल या ग्लाइकोलेट। जो फास्फोग्लाइक एसिड होता है ये होता है 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट, जबकि सामान्य अवस्था में क्या होता है, RUBP के साथ में किसको जोड़ता है, CO2 को जोड़ता है, और फर्स्ट प्रोडक्ट अपने कौन सा बनता है, PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इस कारण ही डार्क रिएक्शन को क्या नाम दे रहे थे अपन, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के नाम से जान रहे थे। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है
तब क्या करता है रूबिस्को एंजाइम किसको फेवर करता है, ऑक्सीजन को फेवर करता है, और RUBP के साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है फास्फोग्लाइक एसिड या ग्लाइकोलेट, जिसमें पाए जाते हैं 2 कार्बन। इस कारण ही इस चक्कर को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलेट चक्कर या CO2 चक्कर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए C2 चक्कर क्या है, तो मीन्स क्या है, प्रकाश श्वसन को ही क्या कहा जाता है, C2 चक्कर कहा जाता है। C2 चक्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका पहला प्रोडक्ट है वो बनता है अपने फास्फोग्लाइक एसिड बनता है, ग्लाइकोलेट बनता है, जिसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, C2 चक्कर कहा जाता है। कहाँ पे संपन्न होता है ये, 3 कोशिकांगों में पूरा होता है। कौन सा कोशिकांग है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम में पूरा होता है। क्या है ये, इसके द्वारा न तो अपने कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसलिए अपने को कोई बेनिफिट नहीं है, साथ में क्या हो रहा है, इसका अपचयन करने के कारण के अपचयन होने के कारण क्या हो रहा है, अपने जो रिड्यूसिंग पावर है, जो अपने एसिमिलेटरी पावर है, स्वांगीकरण शक्ति है, उसका उपयोग हो जाता है। इस कारण अपने को क्या हो रही है, एक हानि होती है। और मोस्टली ये प्रकाश श्वसन कौन से पादपों में पाया जाता है, C3 पादप में। इस कारण जो C3 पादप होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब इस प्रोसेस से जो प्रकाश श्वसन है, इससे बचने के लिए पादपों ने क्या किया, समय समय पर अपनी संरचना में बदलाव किया, जिसी का परिणाम है C4 चक्कर और केम चक्कर। सबसे पहले अपन बात करेंगे C4 चक्कर की। तो यहाँ प्रकाश श्वसन अपने ये टॉपिक कंप्लीट है। प्रकाश श्वसन में क्या ध्यान में रखना है, प्रकाश श्वसन जो टर्म है वो किसने दी थी, कोटकोव नामक वैज्ञानिक ने दी थी। प्रकाश श्वसन कहाँ पे होता है, 3 कोशिकांगों में पूरा होता है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम में होता है। प्रकाश श्वसन के दूसरे नाम क्या है, CO2 चक्कर और ग्लाइकोलेट चक्कर। प्रकाश श्वसन होता क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषी भाग होते पादप के, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का तो रिलीज होना, परंतु जो अपने एनर्जी है उसका उत्पादन नहीं होना, वो प्रोसेस कहलाती है प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। इसका पहला उत्पाद क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। इस कारण इसको किस नाम से जानते हैं, C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। यहीं पे एक मुख्य बात ध्यान में रखना, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का संदमन करती है, रिटार्ड करती है इसको। इस कारण ही ऑक्सीजन के इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, वारबर्ग प्रभाव। कभी पूछ लिया जाए कि वारबर्ग प्रभाव क्या होता है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश श्वसन का होना या ऑक्सीजन का जो प्रभाव पड़ रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर, उस प्रभाव को क्या कहा जाता है, वारबर्ग प्रभाव कहा जाता है, वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। इसके बाद में अपन शुरू कर रहे हैं C4 चक्कर। इसके बाद में आता अपने C4 चक्कर, या इसी को कहा जाता है हेच एंड स्लेक चक्कर। जो 3 पादप थे
उनमें क्या कमी थी कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। उसका मुख्य कारण क्या था? प्रकाश शोषण का होना। तो जो पादप थे, कुछ पादप ऐसे मिले जिन्होंने क्या किया, अपनी संरचना में बदलाव कर लिया, जिसके कारण क्या हो, उसमें प्रकाश शोषण की प्रोसेस नहीं चल पाई। इस कारण C4 पादपों का विकास हुआ, या उनमें जो साइकिल चलती है डार्क रिएक्शन के रूप में, वो कैसी चली? C4 साइकिल चली। C4 साइकिल क्यों बोलते हैं इसको? कि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन युक्त होता है, इस कारण इसको क्या नाम दे दिया? C4 साइकिल। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? जो इसका अध्ययन किया, विवरण दिया, वो किसने दिया था? हेच और स्लेक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। इस कारण इसको हेच एंड स्लेक चक्कर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक था कैप्रिलोव। इसने तो किस में अध्ययन किया था? मक्का में। दूसरा वैज्ञानिक था कोर्टचेव। इसने किस पे अध्ययन किया था? गन्ना पे। इन्होंने क्या देखा? जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो पादप है, कुछ ऐसे पादप इनको दिखाई दिए जिनमें क्या था, जो डार्क रिएक्शन का जो प्रथम स्थायी उत्पाद था वो 3 कार्बन युक्त न होकर कितने कार्बन युक्त मिला इनको? 4 कार्बन युक्त। 3 कार्बन युक्त उत्पाद तो कौन सा था? PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड था। लेकिन PGA न बनकर और डार्क रिएक्शन के रूप में यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बना? 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट बना। और वो प्रोडक्ट कौन सा था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, इस कारण इसको क्या नाम दे रहे हैं? C4 साइकिल के नाम से जानते इसी को। जो इसका विवरण है वो किसने दिया था? हेच एंड स्लेक। सबसे पहले किसने देखा था? कैप्रिलोव नामक वैज्ञानिक ने तो मक्का में देखा, और कोर्टचेव नामक वैज्ञानिक है उसने गन्ना में देखा। इसका जो विस्तृत अध्ययन है या जो इसकी प्रोसेस है वो किसने बताई थी? हेच एंड स्लेक नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। किस पे? गन्ना पे। किस पे किया था इन्होंने काम? गन्ना के पादप में। और इस C4 साइकिल की जो प्रोसेस है वो बताई गई। जो C4 पादप होते हैं ये मोस्टली कौन से होते हैं? एक बीजपत्री, जो कौन सी फैमिली में आते हैं? ग्रेमिनी या साइप्रेसी फैमिली। कौन कौन से हैं? जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। कुछ प्रकार की घासें होती हैं उनमें। कुछ उदाहरण द्विबीजपत्री के भी हैं, जैसे अमरेंथस। तो मोस्टली जो C4 साइकिल चलती है वो कौन से पादपों में चलती है? एक बीजपत्री पादपों में चलती है। और इनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्रेंज संरचना। तो अपन इसका अध्ययन करेंगे आगे कि ये जो प्रोसेस है C4 चक्कर है ये कैसे संपन्न होता है पादपों में। तो सबसे पहले C4 पादप की संरचना की बात करें। C4 पादप की संरचना इसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो पाई जाती है पर्णमध्योतक कोशिका, और दूसरी पाई जाती है पुल आच्छद
कोशिका। मीजोफिल सेल और इसको कहा जाता है बंडल शीथ सेल। मीन्स जो C4 पादप होते हैं वो 2 प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है। जो C4 साइकिल चल रही है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं में मिलकर पूरा होता है। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती है इनमें तो जो हरित लवक है, हरित लवक छोटे और ग्रेना युक्त होते हैं। पुल आच्छद कोशिकाएं होती है उनमें हरित लवक बड़े व ग्रेना विहीन होते हैं। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती है उनमें तो कौन सा एंजाइम मिलेगा? PEP केज एंजाइम मिलेगा। और जो पुल आच्छद कोशिकाएं होगी उनमें कौन सा एंजाइम मिलेगा? रूबिस्को एंजाइम मिलेगा उसमें। मैंने इससे पहले एक वर्ड बोला था कि जो C4 पादप होते हैं उनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। उसी विशिष्ट संरचना को क्या कहा जाता है? करेंज संरचना कहा जाता है। जो ये पुल आच्छद कोशिकाएं होती है ये क्या होती है? एक माला के रूप में पाई जाती है और माला को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? क्रेंज कहा जाता है। इसकी संरचना की बात करें अपन तो ये संरचना तो है अपने इसके ऊपर, इसके नीचे ये तो है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ये है अपने जाइलम, फ्लोएम, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल संवहन पुल। इस संवहन पुल के चारों तरफ क्या पाई जाती है अपने? जो ये संवहन पुल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, इसके चारों तरफ अपने पाई जाती है पुल आच्छद कोशिकाएं। इनको क्या नाम दे रहे अपन? बंडल शीथ सेल। ये कैसी संरचना में दिखाई दे रही है? एक माला के रूप में। अर्थात जो पुल आच्छद कोशिकाएं होती है वो माला रूपी संरचना में व्यवस्थित रहती है और इसी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? क्रेंज कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जो C4 पादप है उनकी शारीरिकी कैसी पाई जाती है? करेंज शारीरिकी। करेंज शारीरिकी क्या होती है? जो संवहन पुल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, उसके चारों तरफ एक माला के रूप में जो अपने पुल आच्छद कोशिकाएं होती है वो व्यवस्थित रहती है और उसी संरचना को या उसी शारीरिकी को क्या कहा जाता है? करेंज शारीरिकी या करेंज एनाटोमी। तो इस प्रकार की जो पत्तियों की संरचना होती है पर्ण की, इस संरचना को क्या कहा जाता है? करेंज शारीरिकी, करेंज एनाटोमी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि जो करेंज शारीरिकी है वो कौन से पादपों की विशेषता है? C3 पादप की, C4 पादप की, कैम पादप की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? C4 पादप की संरचना है ये।
अब यहाँ अपन ये तो मुख्य अंतर हो गया कि अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जो C4 पादप की जो संरचना है वो कैसी होती है। जो इनकी जो पर्ण होती है उनमें दो प्रकार की सेल मिलेगी, एक तो मिलेगी पर्ण मध्योतक सेल और एक मिलेगी अपने बंडल शीत सेल, मेसोफिल सेल मिलेगी और बंडल शीत सेल मिलेगी। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं उनकी विशेषता क्या है, उनमें जो हरित लवक पाया जाता है वो एक तो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और उनमें गरेना पाया जाता है। जबकि जो बंडल शीत सेल होती है उनमें क्या होता है, जो हरित लवक होता है वो बड़े आकार का होता है, लेकिन क्या होता है, गरेना विहीन होता है। गरेना कहाँ उपयोग में आता है, अपने लाइट रिएक्शन में, जहाँ लाइट रिएक्शन से क्या मिलेगा अपने को, जो स्वांगीकरण शक्ति है NADPH+H और एक ATP। तो ये समांगीकरण शक्ति का उत्पादन कहाँ हो रहा था, जो अपने गरेना जो थाइलेकोइड संरचना है वो हो रहा था, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा था, लाइट रिएक्शन के द्वारा, जिसका उपयोग अपन यहाँ पे करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट बनाने में, CO2 का रिडक्शन करने में। तो अपन इसकी प्रोसेस कैसे चलती है उसका अध्ययन करते हैं। ये तो है अपने बंडल शीत सेल और ये है अपने मेसोफिल सेल। पर्ण मध्योतक कोशिका और ये है पुल आच्छद कोशिका। सबसे पहले क्या होता है, पत्तियों की संरचना से जो अपने यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमेटा है, इन स्ट्रोमेटा से क्या होता है, CO2 क्या करता है, प्रवेश करता है, और CO2 प्रवेश करता है और यहाँ पे पाया जाता है PEP, पास्पो इनोल पायरुवेट। इसका पूरा नाम क्या है, पास्पो इनोल पायरुवेट। पास्पो इनोल पायरुवेट से जुड़ता है और एक प्रोडक्ट बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, एंजाइम का नाम क्या है, PEP केज, पास्पो इनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यदि अपन C3 साइकिल में जाते हैं तो वहाँ पे जो CO2 है वो किससे जुड़ रही थी, वहाँ जुड़ रही थी RUBP से, और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था वहाँ पे, PGA पास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, और एंजाइम कौन सा था वहाँ पे, रूबिस्को एंजाइम था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्या होता है, जो CO2 आती है उस CO2 को जो PEP केज एंजाइम है वो PEP से जोड़ता है और किसका निर्माण करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो क्या होता है 4 कार्बन का होता है, और पहला उत्पाद क्या बना अपने
4 कार्बन युक्त बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इस कारण इसको क्या नाम देते हैं, C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। अपचयन होगा तो अपने अपचयन शक्ति का उपयोग होगा। अपचयन शक्ति कौन सी है, NADPH प्लस, H प्लस से क्या बन जाएगा अपने NADP। यहाँ जो अपने रिड्यूसिंग पावर है उसका उपयोग हुआ और अपने यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे बनता अपने मेलेट या मेलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और ये मेलिक अम्ल किस में प्रवेश कर जाता है, पुल आच्छद कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। और पुल आच्छद कोशिकाओं में प्रवेश कर गया, यहाँ पे मेलेट या इसी को कह सकते हैं मेलिक अम्ल। ये भी क्या है, 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट है, 4 कार्बन पाए जाते हैं इस मेलेट में। इसका कार्बोक्सिलीकरण होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट अम्ल में। ये कितने कार्बन युक्त प्रोडक्ट है, तो 3 कार्बन युक्त प्रोडक्ट है। और यहाँ से क्या विमुक्त होती है, CO2 विमुक्त होती है। और ये CO2 यहाँ पे कौन ग्रहण करेगा, RUBP, और ये साइकिल चलाएगा। और यहाँ पे अपने क्या मिल जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स। मेलेट किस में परिवर्तित हो गया, पायरुवेट एसिड में परिवर्तित हो गया। यहीं से क्या होती है, CO2 विमुक्त हो जाती है। यहाँ कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, CO2 विमुक्त हो गई तो 1 कार्बन रिलीज हो गया। तो यहाँ कितने कार्बन प्रोडक्ट रह गया, 3 कार्बन का प्रोडक्ट रह गया। और इस CO2 का उपयोग कौन करता है, RUBP करता है। और यहाँ कौन सा एंजाइम काम में आता है, रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम आता है। और यहाँ पे प्रथम प्रोडक्ट क्या बनता है, PGA बनता है। उसके बाद में साइकिल चलती है और अपने यहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज कुछ अणु होते हैं वो वापस किसका निर्माण कर लेते हैं, RUBP का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पे ये चलती है C3 साइकिल, C3 चक्कर। यहाँ पे जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट क्या करता है, वापस पुनः से क्या करता है, जो पर्ण मध्योतक सेल्स होती है उनमें प्रवेश कर जाता है। पायरुवेट अम्ल, इसके बाद में ये किस में बदल जाता है, फास्फोइनोल पायरेट में बदल जाता है। यहीं पे क्या होगा, अपने जो ATP होता है, ये ATP से क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और AMP एडिनिन मोनोफॉस्फेट इसमें परिवर्तित हो जाता है। और वापस पुनः से किसका निर्माण कर लेता है, PEP का, फास्फोइनोल पायरेट का निर्माण कर लेता है। और इस साइकिल को कंटिन्यूस बनाता है। तो ये था अपने C4 साइकिल। C4 साइकिल की मुख्य बात क्या थी कि जो इसमें 2 प्रकार की सेल्स इन्वॉल्व होती है, उनका कार्य क्या है। यहाँ तो क्या चल रहा है, C4 साइकिल चल रहा है। और जो दूसरी पुल आच्छद कोशिकाएं होती है उनमें क्या, कौन सी प्रोसेस चल रही है, C3 साइकिल चल रहा है। जिसके द्वारा ही अपने किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है। ये जो प्रोसेस या जो संरचना में बदलाव आया, ये किससे बचने के लिए आया था, प्रकाश शोषण से बचने के लिए।
तो वापस अपन इसको एक बार देखते हैं। वातावरण से क्या होता है, रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा CO2 पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करती है, जिसको सबसे पहले ग्रहण कौन करता है, फॉस्फोइनोल पायरेट ग्रहण करता है। और इसमें एंजाइम उपयोग में आता है, फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है इसमें उपयोग में, जो क्या करता है, इसको परिवर्तित किस में करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल देता है, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। इस कारण ही इसको क्या कहा जाता है, C4 चक्कर के नाम से जानते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन रिडक्शन किस में हो जाता है, मेलिक एसिड में या मेलेट में रिडक्शन हो जाता है। और यही मेलेट क्या होता है, पुल आच्छद कोशिकाओं में बंडल शीत सेल में प्रवेश कर जाता है और यहाँ से इसमें अपने कार्बोक्सिलीकरण की प्रोसेस चलती है, जिससे क्या होता है, CO2 मुक्त हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। इस CO2 को रूबिस्को एंजाइम ग्रहण करता है और किससे जोड़ देता है, RUBP के अणु से जोड़ देता है और प्रोडक्ट कौन सा बनाता है, PGA बनाता है, जो कि एक C3 साइकिल के रूप में कंप्लीट होता है और अपने को प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कि अपने C3 साइकिल का उत्पाद होता है। ये पायरूवेट क्या होता है, पुनः से क्या होता है, पर्ण मध्योतक सेल में प्रवेश कर जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनोल पायरूवेट। ये भी क्या है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये भी क्या है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। जब इसमें 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, CO2 ऐड होगा तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट हो जाएगा, 4 कार्बन का। अब यहाँ पे मुख्य बात क्या ध्यान में रखनी है अपने को, जो अपने एक तो था C3 चक्कर, एक है C4 चक्कर। जो C3 साइकिल है, इसमें तो एक ग्लूकोज अणु निर्माण के लिए क्या आवश्यक हो रहा था, 12 NADP H2 और 18 ATP। जबकि जो C4 साइकिल होती है उसमें एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, 12 NADP H2 प्लस 30 ATP। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने यहाँ पे इस प्रोसेस को ध्यान में रखना। बाकी जो प्रोसेस चल रही है वो तो क्या है, C3 साइकिल के अकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि ये पूरा C3 साइकिल चलेगा तो इतने NADP H2 के अणु और इतने ही ATP के अणु क्या होंगे, उपयोग में आएंगे। यदि आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि यहाँ NADP H2 उपयोग में आया तो यहाँ पे क्या होता है, पायरूवेट होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे निर्माण करता है NADP से, किसका निर्माण करता है ये, NADP H प्लस H प्लस। तो यहाँ जितने उपयोग में आए एक्स्ट्रा वो यहाँ पे वापस बन गए, तो ये तो हो गए बराबर। अब ये 12 NADP H2 और 18 ATP कहाँ पे उपयोग में आए थे, यहाँ इस C3 साइकिल में, जो कि C4 साइकिल में भी उपयोग में आ रहे हैं, तो ये तो हो गए बराबर। यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो रहे, 12 ATP अधिक खर्च हो रहे हैं, तो ये 12 ATP यहाँ आए थे काम में, इस कारण इसमें कितने ATP उपयोग में आते हैं, 30 ATP और 12 NADP H2। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जो C3 साइकिल होती है उसमें एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने, 12 NADP H2 और 18 ATP उपयोग में आते हैं, जबकि जो C4 साइकिल होती है उनमें एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए क्या उपयोग में आता है, 12 NADP H2 के अणु और 30 ATP। यदि इनको ATP में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें कितने ATP हो गए, 36 ATP, क्योंकि एक NADP H2 बराबर होते 3 ATP, इसमें भी कितने हो गए, 36 ATP। टोटल कितने हो गए, 54 ATP। इसमें कितने हो गए, 66 ATP।
यदि ओवरऑल एटीपी के रूप में पूछे तो C3 साइकिल में एक ग्लूकोज अणु निर्माण के लिए कितने एटीपी उपयोग में आएंगे? 54 एटीपी उपयोग में आएंगे। जबकि C4 में कितने एटीपी उपयोग में आएंगे? 66 एटीपी उपयोग में आते हैं। ये तो बात हो गई अपने C4 साइकिल या हेच-स्लेक साइकिल। हेच-स्लेक साइकिल क्यों करे थे कि जो इसका विस्तृत अध्ययन किया था, जो इसकी अभिक्रिया रिएक्शन दी गई थी वो कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? हेच एंड स्लेक नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। इस कारण इस चक्कर को हेच एंड स्लेक चक्कर भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि C3 पादप और C4 पादपों में क्या अंतर है। C3 चक्कर और C4 चक्कर। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कोशिका सम्मिलित। कौन कौन सी कोशिकाओं में होता है? C3 चक्कर में तो कौन सी कोशिकाएं आती है? पर्ण, मध्योतक। इसमें पर्ण, मध्योतक व पुल आच्छद कोशिकाएं। दो प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व होगी C4 चक्कर में, और जो C3 चक्कर है उनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं। दूसरी बात करें CO2 ग्राही। जो C3 चक्कर होता है, C3 पादप होते हैं, उनमें CO2 ग्राही तो कौन सा होता है? RUBP। जबकि C4 चक्कर, जो C4 पादप होते हैं, उनमें प्रथम CO2 ग्राही कौन सा होता है? PEP, फॉस्फोइनोल पायरेट होता है। एंजाइम, एंजाइम कौन सा काम में आता है? रूबिस्को एंजाइम। और यहाँ पे पीपी केज और रूबिस्को एंजाइम। क्यों? क्योंकि जो C4 चक्कर चलेगा उसमें भी क्या चलेगा? C3 चक्कर चलेगा। इस कारण ही क्या होगा? रूबिस्को एंजाइम भी आएगा। लेकिन जो CO2 को ग्रहण करता है एंजाइम, वो कौन सा है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही होता है, पीपी केज एंजाइम होता है। लेकिन पूछे कि जो C4 चक्कर होता है, C4 पादप होते हैं, उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो दोनों एंजाइम आएंगे। ये तो कहाँ मिलता है? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। और ये कहाँ पे मिलता है? पुल आच्छद कोशिकाओं में। तो यहाँ से क्लियर हो गया अपने कि दोनों एंजाइमों की स्थिति कहाँ कहाँ पे होती है। इसके बाद में प्रथम स्थायी उत्पाद। C3 चक्कर में तो कौन से होते हैं? PGA। इसमें कौन सा होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, पास्पो गिल्सरिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके बाद में आता है प्रथम स्थायी उत्पाद में कार्बन संख्या। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन का
प्रोडक्ट, इस कारण इसको क्या नाम देते हैं, C3 चक्कर। इसमें कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, इस कारण ही इसको क्या नाम देते हैं, C4 चक्कर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर मुख्य बात आती है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन इसमें क्या होता है, C3 पादपों में उपस्थित होता है। इसमें अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है इसमें, और इनमें प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। फिर मुख्य बात करें करेंज शारीरिकी। करेंज शारीरिकी इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। C4 पादपों में क्या होती है, उपस्थित होती है। फिर बात करें एक ग्लूकोज अणु निर्माण, यहाँ पे कितने आते हैं, 12 NADPH+ और 18 ATP। यहाँ कितने उपयोग में आते हैं, 12 NADPH+ और 30 ATP। फिर बात करते हैं अनुकूल तापमान। इसके लिए तो क्या होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर बात करते हैं उदाहरण, तो जो C3 पादप है वो कौन से हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द आदि। C4 पादप में क्या आते हैं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, एमेरेंथस, घासें, ये आते हैं C4 पादपों में। तो ये अपने क्लियर कट डिफरेंस है कि C3 पादप या C3 चक्कर और C4 चक्कर या C4 पादपों में क्या डिफरेंस है। जो मुख्य डिफरेंस है वो है अपने जो C3 चक्कर होता है वो तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं में इन्वॉल्व होता है। कौन सी कोशिकाएं उपयोग में आती है, इसमें पर्ण मध्योतक मीजोफिल सेल्स में होता है, जबकि C4 चक्कर 2 प्रकार की कोशिकाओं में पूरा होता है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में कंप्लीट होता है। CO2 को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है, C3 पादपों में RUP करता है, C4 पादपों में फास्फोइनोल पायूरेट ग्रहण करता है। इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, C3 पादपों में रूबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और C4 पादपों में PFKase और रूबिस्को दोनों प्रकार के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। C3 जो पादप होते हैं उनमें प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, PGA बनता है, और C4 पादपों में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है उसमें जो C3 पादप होते हैं उनमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, इस कारण इसको क्या नाम देते हैं, C3 चक्कर नाम देते हैं। जबकि जो C4 पादप होते हैं उनमें प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनता है उसमें 4 कार्बन होते हैं, इस कारण इसको क्या नाम दिया गया है, C4 चक्कर। प्रकाश श्वसन C3 पादपों में उपस्थित होता है, C4 पादपों में अनुपस्थित होता है। जो करेंज शारीरिकी होती है वो C3 पादपों में अनुपस्थित होती है और C4 पादपों में उपस्थित होती है। जो एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है उसके लिए कितने अपने को शक्ति खर्च करनी पड़ती है, तो जो C3 पादप होते हैं उनमें 12 NADPH2 और 18 ATP का उपयोग होता है, जबकि C4 पादपों में 12 NADPH2 और 30 ATP का उपयोग होता है। अनुकूल तापमान क्या है, जो C3 पादप है उनका अनुकूल तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है, और C4 पादपों का 35 से 40 डिग्री सेल्सियस अनुकूल तापमान माना गया है। यदि और अपन बात करें हरित लवक की संरचना की बात करें
तो हरित, इसमें जो अपने हरित लवक होते हैं कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और C4 पादपों में बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। उदाहरण की बात करें तो C3 पादप कौन कौन से, गेहूँ, चावल, मूंग, उड़द आदि ही पादप हैं। और C4 पादप में कौन से आते हैं, मोस्टली एक बीजपत्री पादप आते हैं, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, एमरेंथस घासें। एमरेंथस द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण है। तो ये है अपने C4 पादप और C4 और C3 पादपों में डिफरेंस। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केम चक्कर, क्रेसुलेशियन, एसिड मेटाबॉलिज्म चक्कर के बारे में बात करेंगे। क्रेसुलेशियन, एसिड उपापचय, अम्ल उपापचय चक्कर के बारे में बात करेंगे। इन्होंने तो क्या किया था, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उससे बचने के लिए इसने क्या किया, दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या कर लिया, जो C3 साइकिल चलाया और अलग से C4 चक्कर चलाया। जो अपने नेक्स्ट जो चक्कर आएगा वो है केम चक्कर। उन्होंने क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने अंदर ऐसी संरचना विकसित की जिससे क्या किया उन्होंने कि जो रंध्र होते हैं पत्तियों के, वो रंध्र क्या किया उन्होंने दिन में खोलना बंद कर दिया। उसकी जगह क्या किया उन्होंने, रात में रंध्रों को खोलने लगे और दिन में बंद करने लगे। तो इसका विस्तृत अध्ययन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसमें केम चक्कर के साथ साथ में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में अपना ये जो लेसन चल रहा है अपने प्रकाश संश्लेषण, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चक्कर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था C3 चक्कर, तो उसका अध्ययन करना। तो उसका अध्ययन करने के बाद में यदि अपन C4 चक्कर का अध्ययन करेंगे या प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे तो अपने को आसानी होगी समझने में।